हेलो एवरीवन। आज डेट है 30 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लेबनान को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था जमैका को लेकर के। तो जमैका जो है वो एक आइलैंड कंट्री के रूप में कैरेबियन सी में लोकेटेड है और जमैका कैरेबियन सी में थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1962 से पहले जमैका जो है वो यूके के अंडर आता था और 1962 में इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। अब जमैका न्यूज़ में क्यों बना हुआ था, तो कुछ टाइम पहले ही इंडिया और करिकोम जो ग्रुप है उसकी 4th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, जिसमें हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और साथ ही साथ में जमैका के जो काउंटर पार्ट है मीन्स वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुयाना में जो मीटिंग हुई उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से लोकेशन इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि करिकोम ग्रुप जो है वो क्या है। तो करिकोम मतलब कैरेबियन कम्युनिटी। तो इसमें कैरेबियन सी के जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है और साथ ही साथ में आसपास के रीजन में जो भी कंट्री हैं वो इस ग्रुप में शामिल हैं और इंडिया टाइम टू टाइम इनके साथ में अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है ताकि बाइलेटरल और जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो रिलेशन है उनको मेंटेन किया जा सके। तो ये जमैका की लोकेशन और करिकोम जो ग्रुप है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। देखो, जो भी स्टूडेंट 2024 या 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो उनके लिए हम मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर के आए हैं। इस प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये 30 स्टूडेंट्स का एक सीरियस ग्रुप है और जिसको प्रद्युमन सर जो है वो अपना गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ये प्रोग्राम जो है वो 10 मंथ का इसमें कोर्स रहेगा। टारगेट ओरिएंटेड इसमें स्टडी होगी। इस प्रोग्राम में डेली बेसिस पर आपको टारगेट दिया जाएगा, आपको टारगेट कंप्लीट करना है। मतलब आपका स्टैटिक पार्ट प्लस में करंट अफेयर पार्ट जो है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। साथ ही साथ में डेली बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आपको आंसर लिखना है। मेंटोर जो है उसको इवेल्युएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, आपको हिंट प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या आप चीज में उसमें और ज्यादा इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो 10 मंथ का एक कोर्स रहेगा। ओवरऑल इसकी जो फी है 10 मंथ की वो 8,500 रुपीज और अगर आप मंथली बेसिस पर पे करना चाहते हो तो 1,000 रुपीज जो है उसकी फी रहने वाली है। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप 2024 या 25 में एग्जाम दे रहे हो। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है न्यूज़पेपर को लेकर के। इस बार का आपने यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखा, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था। साथ ही साथ में आपने इससे पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे। देखो, अगर हम ओवरऑल बात करें तो 60 to 70 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे उससे रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल है और इसका एनालिसिस जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर के देखिए हर क्वेश्चंस का किस तरीके से लिंकेज है, कहाँ से लिंकेज है वो प्रोवाइड करवाया गया है। आप जाकर के एक बार उसको व्यू कीजिए। तो अगर आप अपना न्यूज़पेपर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, और देखो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक न्यूज़पेपर ही कवर कर पाते हैं, तो इस इनिशिएटिव में हम क्या करेंगे कि दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ओके, साथ ही साथ में पीआईबी जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट जहां पर लगता है कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो उन सब को क्या करके उन सब की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस न्यूज़ का प्रीलिम्स से क्या रिलेशन है, मेंस से क्या रिलेशन है, मेंस में आप जीएस में कहाँ पर उस न्यूज़ का यूज़ कर सकते हो, ऐसे में कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये सारी बातें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी उस न्यूज़ के साथ में। ओके, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें कैसे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए दिए जाएंगे, पीडीएफ दी जाएगी, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, आपके घर पर नोट्स भिजवाए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपके पास में न्यूज़ रहेगी। न्यूज़ में हम आपको देंगे, जैसे कि मान लो आज द हिंदू में कोई न्यूज़ आई,
अभी हम फ्रंट पेज पर डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके, जैसे मान लो कोई न्यूज़ आई, उस न्यूज़ में कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट है या फिर कोई टर्म इंपॉर्टेंट है, तो उस टर्म को यहाँ पर मेंशन करके हैंड रिटन फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में किसी भी तरीके से हम राइट डाउन करके आपको बताएंगे कि ये प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से टर्म न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए। ओके, मेंस के परस्पेक्टिव से यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये बातें हम आपको बताएंगे। ओके, तो देखो सीधी सी बात यह है कि यूपीएससी में कितना ही आपका मेंटोर आपको गाइड कर ले, कितने ही आप अपने करंट अफेयर की पीडीएफ सब इकट्ठा कर लो, जब तक आप खुद स्टडी नहीं करोगे तब तक एक एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और यूपीएससी जो है वो एक दिन का एग्जाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम से पहले 2 महीने पहले स्टडी करें, नो, 1 ईयर तो मिनिमम ये मांगता है। मिनिमम 1 ईयर आप डेडिकेटेड तरीके से स्टडी करोगे तब जाकर के आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स पता है जब पेपर देखते हैं तो मैक्सिमम इशू क्या होता है स्टूडेंट्स को, कि वो जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रिपरेशन की थी उस फॉर्मेट में उनको पेपर नहीं मिलता है, तो उनको ये लगता है कि पेपर तो बहुत टफ आया है। पेपर में अगर आपके पास में बेसिक नॉलेज है, फैक्ट आपने याद कर रखे हैं, तो जाकर के आपको सिर्फ पेपर को एक ओवरऑल व्यू करना है और उसको अप्लाई करना है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि बाहर से बैठ करके पेपर को व्यू करना काफ़ी डिफरेंट है और पेपर जो एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ जाकर के पेपर देना वो काफ़ी डिफरेंट बात है। लेकिन अगर पेपर टफ है तो आप ये मानिए पेपर सभी के लिए टफ है। इनडायरेक्टली जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, तो इससे ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, पेपर बहुत टफ आ रहा है। 100 क्वेश्चन में से आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे ढूंढ करके निकालने हैं जिससे आपका पेपर इजीली जो है वो आप क्रैक कर जाओ। तो सीधी सी बात ये है कि ओवरऑल 1 ईयर में आपको ये ही चीज़ें यहाँ पर हम सिखाएंगे कि न्यूज़पेपर में किस तरीके से न्यूज आ रही है, किस तरीके से करंट आप स्टैटिक से कैसे रिलेट इसको आप कर सकते हो। जैसे कि आज आप एक बात समझिए, दमन और दीव जो हैं उनको लेकर के लास्ट ईयर न्यूज़ में रहा था और उस टाइम में इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन पेज है वहां पर दमन और दीव को लेकर के कि किस तरीके से उसकी पावर ट्रांसफर जो है वो कब देखने को मिली। ओके, ये सारी न्यूज दी गई थी इंडियन एक्सप्रेस में और उसी को लेकर के इस बार जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देखिए, वहां पर बताया भी गया है। ओके, तो न्यूज़पेपर में किस तरीके से न्यूज को रीड करना है, आपके स्टैटिक पार्ट से कौन कौन सा रिलेट होगा, ये सारी बातें जो है वो हम इस सेकेंड इनिशिएटिव में कंप्लीट करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि वो सारे न्यूज़पेपर कवर नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि करंट अफेयर जो है वो उनके कनेक्टिंग फॉर्म में कंप्लीट हो, मतलब उनका स्टैटिक पार्ट भी साथ के साथ में कंप्लीट हो, तो वो इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का जो डिकोडिंग इनिशिएटिव है उसको। और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और इसकी फ़ी जो है ओनली 89 रुपीज़ पर मंथ है। और इतनी फ़ी जो है ना वो कोई भी स्टूडेंट, एक सीरियस स्टूडेंट ईजिली पे कर सकता है। मैक्सिमम न्यूज़पेपर को डिकोड करने में जो बिगनर्स स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जिनको प्रॉब्लम आती है वो इसमें सबसे ज़्यादा इशू जो है वो फेस करते हैं। और सबसे बड़ा इशू क्या है कि प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट्स को पता है क्या लगता है कि करंट अफेयर की मैगजीन है ना वो रीड कर लेंगे। देखो न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पर रीड करते हो ना तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और इससे जब आप मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी रीड करते हो तो वो भी आपको ईजिली चीज़ें समझ में आती हैं। तो न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना है। न्यूज़पेपर आपको डेली एडिटोरियल डिस्कशन जो है जिसका भी आपको कंफर्ट लगे उसका आप देखिए, पर देखिए जरूर। साथ ही साथ में न्यूज़पेपर खुद से भी रीड कीजिए, आप एक न्यूज़पेपर तो कम से कम, क्योंकि एडिटोरियल को आप अपने लेवल पर पढ़ोगे तो इनडायरेक्टली सीसेट का जो कॉम्प्रीहेंशन जो आता है उसमें भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। आज की आपकी जो मेहनत है वो 2024 में जो 26 मई को जो एग्जाम होगा उसको लेकर के आपकी एक जो स्पीड जो है वो क्रिएट होगी। ओके, तो अपना प्रॉफिट देखिए, आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप उस हर प्रॉफिट को करने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि सब कुछ कोचिंग वाले कर देंगे, हम तो सिर्फ 2 महीने पहले उठेंगे, सब कुछ सारे के सारे पीडीएफ जमा कर लेंगे, रीड कर देंगे, नहीं हो पाएगा। डेली बेसिस पर आपको एफर्ट्स डालने होंगे तब जा करके आपका पेपर जो है वो क्लियर होगा। और सी सेट के साथ में, सी सेट को भी आपको साथ में लेकर के स्टार्टिंग से ही चलना होगा, क्योंकि सी सेट जो है वो टाइम के साथ उसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये 2 इनिशिएटिव है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ऐसे की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए भी हम इनिशिएटिव जल्दी स्टार्ट करेंगे। और कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसका इनिशिएटिव भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ये दोनों भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और
ये जो प्रोग्राम है एसे में, आंसर राइटिंग में और जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें प्रद्युमन सर जो हैं वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपने टेलीग्राम चैनल पर देखा ही होगा कि इस बार 55 रैंक जो है वो एचएस भावना और इससे पहले भी 208 रैंक डीपीएस राठौड़ जो है, दिनेश प्रताप सिंह राठौड़, इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्रद्युमन सर ने अपना रोल प्ले किया है। तो आप उनके गाइडेंस में जो है वो काफ़ी बेनिफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप इन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। द हिंदू को हम डिस्कस कर लेते हैं और आज फोकस करना कि किस तरीके से न्यूज़ का एनालिसिस जो है वो किया जाता है और किस तरीके से वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। आप सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर स्टेट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। इशू जो है वो अलग अलग लेवल पर है। मैतेई कम्युनिटी जो है वो डिमांड कर रही है कि उनको जो है वो एसटी का डेजिग्नेशन दिया जाए। इसके साथ में जो अलग कम्युनिटी हैं वो डिमांड कर रही हैं कि इससे करने से अभी क्या होगा, अभी भी लेजिस्लेटिव पावर में उनको काफ़ी ज़्यादा उनका रोल है मैतेई कम्युनिटी का। अगर आप उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दोगे, रिजर्वेशन दोगे तो उनका रोल जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा और अदर कम्युनिटी जो है उनमें इशू क्रिएट होंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर वैली लेवल, हिली रीजन जो है वहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉपी कल्टीवेशन को लेकर के भी काफ़ी इशू जो है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलता है। तो इन सभी इशू को मेजर करने के लिए और पीस को इनिशिएट करने के लिए हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो मणिपुर गए हैं। वो यहाँ पर खूब सारी मीटिंग करेंगे, ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिलेंगे, जो भी इशू है उनको सॉल्व करेंगे। ओके, अभी इसी चीज़ को लेकर के कि मणिपुर में ये इशू देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर के पेज नंबर 3 पर जो है वो भी न्यूज़ आई है। कुकी-जोमी जो ग्रुप है उसकी वीमेन जो है उन्होंने प्रेसिडेंट रूल के लिए, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए उन्होंने जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर के प्रोटेस्ट किया है। ये जो कुकी जोमी ग्रुप की जो वीमेन है उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 355 जो है वो इनफ नहीं है, आर्टिकल 356 जो है उसके अंडर यहाँ पर काम करने की जरूरत है। तो हम समझेंगे। मणिपुर की लोकेशन तो आपको पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट में है, म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, ये तो आपको बात पता ही होगी। जैसे कि देखो कोई भी एरिया लोकेशन में न्यूज़ में है तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपने इस बार का यूपीएससी का एग्जाम पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एरिया इसलिए न्यूज़ में पूछ लिए गए कि वो क्यों न्यूज़ में बने हुए थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरिया क्यों न्यूज़ में बना हुआ था। जब भी कोई एरिया न्यूज़ में बना हुआ है उसके आसपास की लोकेशन, वहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कौन कौन सी रिवर पास होती हैं, कौन कौन से नेशनल हाईवेज पास होते हैं, लेक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई एरिया न्यूज़ में है और वहाँ का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको क्लेरिफाइड अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं, रिलेट करके, मतलब आपने कोई चीज पढ़ी उससे रिलेट करके न्यूज़ जो है वो यूपीएससी में पूछी जाने लगी है। ओके, तो मणिपुर की लोकेशन ये आप ध्यान में रख लेना। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 355 के लिए बोला गया है कि ये एनफ नहीं है। दूसरा यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो 2 बेसिस पर लगाया जाता है, एक तो आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल 365 के बेसिस पर। तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज आर्टिकल 355। देखो आर्टिकल 355 की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये बात बोलती है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी जो स्टेट है उसमें इंटरनल एग्रीगेशन या फिर एक्सटर्नल एग्रीगेशन देखने को मिल रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यूनियन गवर्नमेंट की। और यूनियन गवर्नमेंट ने इसके अकॉर्डिंग काम भी किया। जब मणिपुर में इशू क्रिएट हुआ तो वहाँ पर जो है वो आर्मी को एस्टेब्लिश किया ताकि यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली थी। तो यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ 355 के अंडर ही काम नहीं करना है। और ये 355 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 18 है, पार्ट 18 किससे रिलेटेड है, इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। और ये कहाँ से कहाँ तक, 352 से 360 के बीच में। तो यहाँ तक मतलब 355 जो है वो इमरजेंसी प्रोविजन का ही पार्ट है। अब दूसरी बात हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट रूल की। प्रेसिडेंट रूल जो है वो 2 बेसिस पर लगता है। एक तो आर्टिकल 356 जहां पर प्रेसिडेंट जो है वो एक प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करे, मतलब आर्टिकल 356 जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि अगर स्टेट में कोई इस तरीके की सिचुएशन है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट जो है, स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तो इस तरीके की सिचुएशन में वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और दूसरा आर्टिकल 365 ये बोलता है कि अगर कोई स्टेट
सेंटर की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करता है, सेंटर की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है कोई स्टेट, तो भी वहां पर प्रेसिडेंट जो टूल जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, तो ये बेसिक बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो जिस तरीके से, जैसे मान लो ये न्यूज़ आई, तो यहाँ पर हम न्यूज़ आपको देंगे, एक अलग से आपका टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, न्यूज़ आपको देंगे, न्यूज़ के बेसिस पर आपको बताएंगे कि आर्टिकल 355 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 356 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 365 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में मैतेई कम्युनिटी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुकी जोई जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये बातें आपको बताई जाएंगी, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो जब भी आप रिवीजन करोगे तो आप उस चैनल पर जाओगे, ओके, और इसमें क्या किया जाएगा, आप चैनल न्यूज़ देखोगे तो इजीली आप रिलेट कर पाओगे। अब देखो, मंथली करंट अफेयर में क्या किया जाता है, आपको चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाती है, मैक्सिमम एक लाइन में जो है वाइन न्यूज़ दे दिया जाता है, तो इससे बच्चा जो है ना वो रिलेशन कम कर पाता है। यहाँ पर जो है आप न्यूज़ देखोगे, अच्छा ये इशू था इसकी वजह, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जब आप पेपर में देख लो तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप चीज़ों को जो है वो सोल्व कर पाते हो, अगर आपकी वो न्यूज़ जो है वो अच्छे से ध्यान में है तो ये बेनिफिट देखने को मिलेगा आपको, और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर। और यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो इंडिया जो है वो जल्द ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को लेकर के एक डील की थी 2018 में, और इस डील में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फोकस किया था कि जल्द ही जल्द जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर फ्रांस से हम इंडिया में एस्टेब्लिश करेंगे और 2025 तक ये काम हो जाएगा। अभी जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है इसको हम 2 जगह इंस्टॉल करेंगे, एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, और एक नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में 2 पावरफुल मशीन है, एक है मिहिर और एक है प्रत्यूष, इससे भी ज़्यादा हाई लेवल की, ताकि हमें जो भी टेम्परेचर को लेकर के, वेदर फोरकास्टिंग को लेकर के एक हाई अलर्ट जो है वो बहुत जल्दी मिल सके, और ये मिलना जरूरी भी है जिस तरीके की एक्टिविटी जो है वो फिनोमिना जो है वो क्रिएट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, यहाँ पर राइटर ने बताया है कि सीजीआई का क्या रोल है, और अभी प्रेजेंट टाइम में एक इशू हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीजन बेंच है उन्होंने अपना एक रिजल्ट दिया रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उन्होंने, डिवीजन बेंच ने एक बात बोली कि अंडर ट्रायल जो है उनका राइट है कि मान लो कोई जांच एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया, और प्रॉपर तरीके से काम किए बिना ही उन्होंने क्या किया, अपनी जो भी प्रोसीजर है, मतलब अपनी जो रिपोर्ट है वो इनपुट कर दी और केस को स्टार्ट कर दिया। अब इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी रिपोर्ट तो स्टार्ट कर देती है, अपनी तरफ से इनपुट तो दे देती है, लेकिन फिर वो टाइम मांगती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी अंडर ट्रायल्स है उनको जो बेल मिल जानी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर डिवीजन बेंच ने बोल दिया कि देखो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो भी प्रोसीजर है उसकी वजह से अंडर ट्रायल के जो राइट है वो इफेक्ट नहीं हो सकते हैं। ओके, अगर उनकी जो रिपोर्ट है, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनकम्प्लीट है, प्रोसीडिंग जो है वो जो स्टेचुरी टाइम लिमिट्स है उससे परे हुआ है, तो इसकी वजह से अंडर ट्रायल्स के जो राइट है वो इफेक्ट होते हैं। तो मेन बात ये है, मेन पॉइंट ये है कि फोकस इस बात के ऊपर करना है कि अंडर ट्रायल्स के जो राइट है उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इसको लेकर के रिव्यू करने की बात बोली सीजीआई को लेकर के, और सीजीआई ने क्या किया कि एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि इस तरीके के अंडर ट्रायल्स को लेकर के जो भी केसेस चल रहे हैं और जिनमें भी बेल दी जाने वाली थी उसको एक तरीके से रोक दिया जाए। और ये जो केस था इसमें भी जो बेल दी जाने वाली थी उस प्रोसीजर को भी रोक दिया गया। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बोला, और जुडिशरी ने भी इसके बारे में बात बोली है कि देखो सीजीआई जो है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि रिव्यू करो इस इशू को। और रिव्यू जो है, रिव्यू पिटीशन ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी टीम ने उसको सुना था, जिस भी बेंच ने उसको सुना उसी के सामने रिव्यू पिटीशन डाली जाती है, अगर वो उसको अलाउ करते हैं, या फिर सेम मैटर को लेकर के अलग से केस चल रहा हो और उसमें
जो है दोनों में अलग अलग रिजल्ट देखने को मिल रहा हो तो फिर इंटरवीन करने की बात हो, तब जाकर के सीजीआई जो है वो इंटरफियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस बेंच ने रिजल्ट दिया उसके पास में रिव्यू पिटिशन डाले बिना ही सीजीआई को यहाँ पर बोला गया है कि आप अपने लेवल पर इस चीज़ को रिव्यू कीजिए। सीजीआई ने इस चीज़ को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सीजीआई क्या है, जो जजेस जो हैं वो सब इक्वल है और उनमें से जो है वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा पावर आपको दे दी गई है। एक्स्ट्रा पावर जैसे कि आप जजेस को अपॉइंट कर सकते हो कि कौन सी बेंच में जो है वो कौन इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो सुनेगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो उसको दे दी गई है, जैसे कि कंस्टिट्यूटिंग बेंचेज और मैटर्स जो है वो कौन सा किस बेंच को दिया जाएगा, कौन सा इशू जो है वो एक लार्जर बेंच को सुनना है, ये सारे रिकंसिडरेशन करने के लिए सीजीआई को पावर दी जाती है। तो यहाँ पर सीधा सा बात बोली गई है कि अगर सीजीआई इस तरीके से अगर मास्टर ऑफ द रोस्टर से सीजीआई अपने रूल को मास्टर ऑफ ऑल जजेस के रूप में ट्रांसफर करेंगे तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बार बार गवर्नमेंट क्या करेगी, मान लो किसी बेंच ने किसी को लेकर के किसी इशू को लेकर के रिजल्ट दे दिया तो यहाँ पर फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने ही लेवल पर सीजीआई को इंटरप्रिटेट करेगी कि आप इसको दोबारा से रिव्यू कीजिए। तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है उनको एलिमिनेट करने का प्रोसीजर है और इसके ऊपर फोकस किए जाने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पार्लियामेंट का जो सेशन है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग जो है उसको इनिशिएट किया गया है, उसको स्टार्ट किया गया है, इनॉग्रेशन उसका हुआ है। तो पार्लियामेंट को लेकर के कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा शो किए गए हैं। ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और देखो न्यूज़पेपर का ये बेनिफिट है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि अब तक पार्लियामेंट जब से बनी है किस तरीके से पार्लियामेंट ने काम किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर अभी 17th लोकसभा चल रही है तो किस तरीके से सिटिंग देखने को मिली है। देखो, अगर 5 ईयर टर्म किसी लोकसभा ने कंप्लीट की है तो उस लोकसभा में सबसे कम सिटिंग जो है वो 17th लोकसभा में देखने को मिलेगी। हालांकि जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें 9th लोकसभा 12th लोकसभा, इनकी आपको सिटिंग कम शो हो रही होगी। 11th लोकसभा, इनका जो टाइम पीरियड था ना वो कम टाइम का था, मतलब 5 साल इन्होंने अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया था। लेकिन जिन्होंने फुल टाइम कंप्लीट किया है, 5 साल का टर्म कंप्लीट किया है, उनमें सबसे लोवेस्ट सिटिंग जो है वो 17th लोकसभा में देखने को मिली है। दूसरा यहाँ का चार्ट ये बताता है कि देखो 1993 में पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई कि जो भी बिल पास किए जाए उनको भेजा जाए पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 17th जो लोकसभा है वहाँ पर सबसे कम बिल जो हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को भेजे गए। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या करती हैं, उन बिल को रिव्यू करती हैं, उनमें क्या क्या और सजेशन दिए जा सकते हैं वो बात यहाँ पर रखती हैं। हालांकि उनको मानना ना मानना जो है वो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन वो अपनी तरफ से सजेशन जो है वो रखती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जो एग्रीकल्चर एक्ट्स जो आए थे ना, जिनको लेकर के फार्मर्स ने काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन किया था, तो उसमें एक मेन इशू ये भी था कि जो पार्लियामेंट है उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को बिल नहीं सौंपे थे। ओके, तीसरा चार्ट ये बोलता है कि अगर हम बात करें जो बिल पास किए गए हैं, मतलब लोकसभा से जो बिल पास हुए हैं उनकी संख्या भी हमें कम शो हो रही है अदर कंपैरिजन टू अदर लोकसभा पीरियड। यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि अगर बजट को लेकर के डिस्कशन की बात करें तो पहले स्टार्टिंग में देखो बहुत ज़्यादा बजट डिस्कशन होता था और प्रेजेंट टाइम में काफ़ी डिक्रीज, और अभी जो 17th लोकसभा है 2023 वाला जो बजट है उसमें से ओनली 16 आवर बजट डिस्कशन देखने को मिला। देखो, गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को हम काउंटर कर सकते हैं, जैसे कि एडजर्नमेंट मोशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, हाफ एन आवर डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 17th लोकसभा जैसे चल रही है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, हाफ एन आवर डिस्कशन, एडजर्नमेंट मोशन जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। डेप्यूटी स्पीकर 17 लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर के लिए काम नहीं किया गया है और स्टार्टिंग में डेप्यूटी स्पीकर लगभग स्टार्टिंग के डेज में ही इलेक्ट कर लिया जाता था। हालांकि बाद की में भी कुछ लेट देखने को मिला, लेकिन 17th लोकसभा जो है उनमें काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर नहीं देखने को मिला है। तो ये कुछ इशू हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके से उसकी क्वालिटी जो है वो टाइम के साथ में डिग्रेड हो रही है। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट है, इनको आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेंस में क्वेश्चन पूछ लीजिए जीएस पेपर 2 में पार्लियामेंट की जो भी प्रोडक्टिविटी है वो किस तरीके, तो ये डाटा आप रखोगे ना कि 17th में ये हुआ, फर्स्ट में इतनी सीटिंग हुई, तो इससे ही तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। ओके, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर,
और यहाँ पर बताया गया है कि हायर एजुकेशन में जो टीचर्स है उनकी संख्या कम है। अब देखो, वैसे हमारे इंडिया में AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन एक इंडेक्स पब्लिश होता है एवरी ईयर। अब देखो इसमें ये जो AISHE जो है, इसमें यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पर अपने डाटा फिल करती हैं, फिर उनको क्रॉस चेक करने के लिए कोई हमारे पास में फंक्शन नहीं है। तो इस यूनिवर्सिटी हो सकता है कि अपने लेवल पर अपने अच्छे अच्छे डाटा जो है वो यहाँ पर रखे। तो यहाँ पर कुछ लैग के कारण बताए गए हैं। लैग के कारण की अगर हम बात करें कि देखो कौन से एरिया में कहाँ पर कितनी वैकेंसी है और वहाँ पर कितने एलिजिबल पर्सन अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ पर वैकेंसी है वहाँ पर एलिजिबल पर्सन अवेलेबल है या नहीं है, जहाँ पर वैकेंसी है वहाँ पर लोग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं काम करने के लिए। ये दो बड़े मेजर इशू हैं। तीसरा, जो क्वालिटेटिव जो टीचर्स की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप बात करोगे कि हायर एजुकेशन में जो एक जो वो दिया जाता है ना रिजर्वेशन, जिसकी वजह से जैसे कि SC ST OBC इनकी सीट जो है काफ़ी वैकेंट हो जाती है। हालांकि जनरल के कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं लेकिन उनके लिए उनकी सीट्स तो पहले से ही फिल है। तो ये एक इशू है। तीसरा यहाँ पर बोला गया है कि PhD जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स जो हैं वो सामने देखने को मिल सके और अच्छे स्टूडेंट्स सामने आएंगे तो जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें अच्छे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो यहाँ पर देखो अगर आप बात करोगे तो हिस्टेरेक्टोमी जो है वो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब जो विमेन की जो वॉम्ब है उसको अननेसेसरी तरीके से निकाला जा रहा है। दो रीजन है, एक तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए कर रही हैं। देखो विमेन में बहुत सारे इशू देखने को मिलते हैं, जैसे कि इरेगुलेटेड जो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है और भी अदर इशू जो है उनमें बढ़ जाते हैं। तो इनको सर्जरी के थ्रू जो है क्या बोला जाता है कि आपका जो वॉम्ब है उसको सर्जिकल थ्रू से एलिमिनेट कर दिया जाए अननेसेसरी तरीके। दूसरा क्या होता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर जो वर्कर्स होते हैं तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है विमेन में तो उनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब विमेन में देखने को मिलता है तो उनको एक हाइजीनिक सैनिटेशन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो वहाँ पर भी जैसे कि शुगर केन इंडस्ट्री है वहाँ पर इस तरीके की अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और विमेन जो है उनको लगता है कि सिर्फ बच्चे पैदा करना है तब तक ही उनके पास वॉम्ब अवेलेबल तो हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से जो उनका डेली वेज जो है, क्योंकि वॉम्ब नहीं रहेगा तो पीरियड्स जो है वो उनको नहीं होगा, तो उनका जो एक उनको लगता है कि उनकी लाइफ के बहुत सारे दिन जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। डेली वेज वर्कर्स विमेन ये मानती हैं। तो इसकी वजह से भी ये अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो लोगों में एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जानी चाहिए कि इस तरीके के इशू की वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। और जब तक ज़रूरी ना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप थेरेपी के थ्रू भी इन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो, हर जगह जो है वो वॉर्म को एलिमिनेट करना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस जो है वो होना ज़रूरी है कि इसकी वजह से आपका हेल्थ जो है वो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंडिया का फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलाई गई है। और कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी तो गुवाहाटी असम में जो है और न्यू जलपाईगुड़ी जो वेस्ट बंगाल है वहाँ के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो है वो भी चलाई जा रही है ताकि एमिशन जो है वो कम से कम देखने को मिले। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखो अभी आप यूपीएससी में देखोगे तो इस तरीके के फैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला, कहाँ से कहाँ तक चला तो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ से वहाँ तक चला। फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है तो यहाँ पर देखो हमारे प्रेजेंट टाइम के जो सीएजी है ना वो WHO ऑडिटर के रूप में अपनी सेकंड टर्म जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। सेकंड टर्म 2024 से 2027 तक रहेगी। फर्स्ट टर्म जो है वो 2019 से 2023 के बीच में उनकी रही। ओके, और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। और ये WHO के जो एक्सटर्नल ऑडिटर का रोल प्ले कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए इलेक्ट हुए हैं। और कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये बेसिक फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि कैग जो है वो
WHO का भी एक्स्ट्रा ऑडिटर। क्वेश्चन पता है ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन बने। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो सेकंड। क्वेश्चन पता है किस तरीके से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कैग जो है, कैग ऑफ इंडिया जो है, वो किसी और एजेंसी का, जैसे WHO इनका नाम दे दिया, क्या इनका एक्स्ट्रा ऑडिटर का रोल प्ले कर सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि यस, क्योंकि आपने इस तरीके की न्यूज़ पढ़ी है। तो ये चीज़ें जो है ना, इस तरीके से रिलेट करके आप स्टडी करोगे तो बहुत सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।